पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हिंदी में आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। ये टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, और साथ साथ हम ये डिस्कशन करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कौन कौन से क्वांटिटी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जाते हैं। तो समय न नुकसान करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। Ionization enthalpy, delta IH. The enthalpy change observed when an electron is removed from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy of the atom. Ionization enthalpy is measured in electron volt per atom, kilojoule per mole और किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको बताया गया कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है, रेस्पेक्टिव परमाणु का, उस एटम का। कैसे डिफाइन किया आपने? द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड when an electron is removed, कहाँ से? from outermost shell of an isolated gaseous atom, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन आयनन एंथैल्पी कहलाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। आपको मालूम है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स पाए जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के द्वारा। तो नेचुरली अगर इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कारण एंथैल्पी चेंज आएगा। उस एंथैल्पी चेंज को ही हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए इक्वेशन में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सपोज कोई गैसियस एटम था एम गैसियस, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी, इसको हमने एनर्जी दिया ई, एम गैसियस प्लस ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, गिव्स एम प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और क्या बना? एम प्लस गैसियस बना। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो यहां पर एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। चूंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, फाइनल एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा आई एच विल बी इक्वल्स टू प्लस ई, क्योंकि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी का डिफरेंस कितना आएगा? यहां पर प्लस ई आएगा। एग्जाम्पल देखिए, H गैसियस हाइड्रोजन आइटम है गैसियस स्टेट में, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी लगती है यहां पर? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रट डालिए इसको, गिव्स H प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर डेल्टा आई एच दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना होगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन द सेम वे फॉर सोडियम एटम, सोडियम एटम को आपने गैसियस स्टेट में लिया है, प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा कम एनर्जी लग रही है यहां पर। इट गिव्स Na प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां पर डेल्टा आई एच दैट इज चेंज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? तो आपने देखा कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। डिनोट करते हैं उसको डेल्टा आई एच के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको पूरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। आपको मालूम है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सेल्स होते हैं जिसको इन जनरल आप के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं आप इस टॉपिक को। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत सेल होते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं, क्या करना होगा? वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी अगेंस्ट दिस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके एटम से बाहर जाएगा। क्लियर है? और यही एनर्जी मेजर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। याद रहे, जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, वही कहलाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एटम। आप देख सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा होगा। यहां पर शो किया गया है डेल्टा IH, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F दैट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा IH। और ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन दैट इज गवर्न बाय कूलम्स लॉ। किसके द्वारा गवर्न हो रहा है? कूलम्स लॉ के द्वारा। कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा? तो याद रहे, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Q1, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q2, और डिस्टेंस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज वो R है, तो F खुद प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर एज पर कूलम्स लॉ। किसके अनुसार? कूलम के नियम के अनुसार। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ two charges and is inversely proportional to square of the distance between two। तो सेम वही यहाँ लिया गया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन विच इज इन टर्न प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square, where Q1 denotes charge of the nucleus, Q2 charge on electron and R distance between two। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको शो किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कई बार हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? तो याद रहे, इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। ऐसा तो नहीं है कि एटम को हम हाथ में पकड़ेंगे, फोर्सेप लेंगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़कर खींच देंगे, बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर? बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। क्या लगाकर? पोटेंशियल लगा करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। वही चीज यहां पर शो किया गया है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ रही है, उससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है। इसीलिए हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाम देते हैं। यहां डायग्राम में देखिए, सपोज ये एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस वन इज न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, एटम से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ये देखिए, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। दूसरा ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, यानी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच हमने इस एटम को लिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम को। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा है और ये चार्ज प्लेट भी अपनी ओर खींच रही है।
इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर चार्ज को धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। चार्ज डिफरेंस ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे। इससे क्या होगा? जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था, याद रहे, वो तो फिक्स था, लेकिन ये जो चार्ज प्लेट थी वह इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से खींच रही है वह फोर्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा हो जाएगा ये अट्रैक्शन, दैट इज प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है, पॉजिटिव प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वह रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगा, और देन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, मुक्त होकर के किधर मूव कर जाएगा? प्लेट की ओर। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर हम कैसे निकालते हैं? बाय अप्लाइंग पोटेंशियल। अब जितना ज्यादा यहां चार्ज हमको लगाना पड़ा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, नेचुरली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना स्ट्रांगली हेल्ड है, उतना स्ट्रांगली बंधा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो आपने क्या देखा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में किसके द्वारा हम डिनोट करते हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जितना ज्यादा हमको पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। तो उसका कॉन्सेप्ट यहां पर शो किया गया है। यहां शो किया गया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिमूव करते हैं? तो कैसे रिमूव करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल, पोटेंशियल लगा करके, विभव लगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ionization enthalpy is the measure of tendency of an element to remove electron. The larger the value of ionization enthalpy, lesser is tendency of element to remove electron. तो जो ionization enthalpy है वह किसी एटम की इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति का मापक है। इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही कठिनता से बाहर निकलेगा। तो आपने क्या देखा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। द लार्जर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेसर इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए क्या लिखा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hence it is also called ionization potential of the atom. ऑलरेडी बता चुके हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ रहा है, इसका मेजर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेचुरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, या जितना ज्यादा हम पोटेंशियल लगाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? आगे देखिए क्या लिखा है? Ionization enthalpy also gives the idea of the metallic nature of element. The larger the value of ionization enthalpy, lesser is tendency of element to remove electron, and therefore lesser is metallic nature of the element. तो जो ionization enthalpy है वह एलिमेंट के मेटॉलिक नेचर का, धात्विक प्रवृत्ति का भी मेजर है, मापक है। आपको मालूम है धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, धातु क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी होती है उसे आप मेटल्स बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो यहां पर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसमें मेटॉलिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो नेचुरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ मेटॉलिक नेचर ऑफ एन एलिमेंट। If ionization enthalpy is more, element has lesser tendency to remove electron, hence its metallic nature will be lesser. तो किसी एलिमेंट का अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब है उससे उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, उस एटम की इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम है, उसमें मेटॉलिक नेचर यानी धात्विक प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इसको क्रमागत आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है?
तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं और हर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी लगती है और इन्हीं को हम नाम देते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो क्या बताया गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज? क्रमागत आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो आपने देखा कि देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैन रिमूव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। Here enthalpy change during removal of one electrons successively। क्रमागत रूप से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम नाम देते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा IH1 दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IH2 सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा IH3 थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लाइक दिस। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो एंथैल्पी चेंज आया उसको हम डेल्टा IH1 बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो एंथैल्पी चेंज आया उसे हम क्या नाम देंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा IH2 एंड सो ऑन। इस टाइप से नाम देते हैं और इनके वैल्यूज अलग अलग होते हैं। यहां पर ये देखा गया है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होते हैं यूजुअली हायर होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कहीं ज्यादा वैल्यू होगा किसका? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा वैल्यू होगा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एंड सो ऑन। ऐसा देखा गया है। क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैन रिमूव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन and therefore have successive ionization enthalpies, namely first, second, third dash ionization enthalpies, which are represented by delta IH1, delta IH2, delta IH3 dash respectively. For example, M gaseous plus E1 gives M plus gaseous plus electron. Here delta IH1 will be equals to plus E1. कितना होगा? plus E1। अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो M गैसियस था वह M प्लस गैसियस में कन्वर्ट हो गया। अब M प्लस गैसियस से अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखिए क्या लिखा है, M प्लस गैसियस प्लस E2। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सपोज कितनी एनर्जी लगी है? E2 गिव्स M डबल प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस बार डेल्टा IH2 दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका वैल्यू कितना आएगा? प्लस E2। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो M गैसियस एटम था वह M डबल प्लस गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? M डबल प्लस गैसियस प्लस E3, एक्चुअल में दिस वन इज E3 gives M triple plus gaseous plus electron. In this case delta IH3 that is third ionization enthalpy will be equals to plus E3. This should be E3 plus E3 and so on. तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं और इनके लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान एंथैल्पी चेंज के वैल्यूज यहाँ अलग अलग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, monopositive ion is obtained. In this ion, the number of protons remains unchanged but number of electrons gets decreased. Hence, the value of effective nuclear charge, that is Z effective, that is average number of protons attracting each electron, gets increased. Thus, electron gets more strongly attached towards the nucleus and therefore more energy is required for the removal of next electron. तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एटम होता है वह मोनोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मोनोपॉजिटिव आयन में प्रोटॉन तो उतने ही हैं, प्रोटॉन चेंज नहीं हुए हैं, जितने एटम में थे उतने ही हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो गए हैं। तो नेचुरली जेड इफेक्टिव क्या होता है? यह एवरेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अट्रैक्टिंग ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले प्रोटॉनों की एवरेज संख्या ये बढ़ गई मोनोपॉजिटिव आयन में। तो नेचुरली जो मोनोपॉजिटिव आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली हेल्ड हो गया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ है।
नेचुरली अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा IH2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमेशा प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि तृतीय आयनन एंथैल्पी हमेशा द्वितीय आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि क्रमागत आयनन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज हायर। क्रमागत आयनन एंथैल्पी हमेशा उच्च होती है। प्रथम से ज्यादा द्वितीय आयनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय से ज्यादा तृतीय आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, ऐसा होता है। क्लियर है? देखिए आगे क्या लिखा है स्लाइड में। The successive ionization enthalpies are always higher. That is, second ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy, and third ionization enthalpy is always higher than second ionization enthalpy, and so on. Thus, delta IHN plus 1, that is n plus 1 ionization enthalpy is always greater than nth ionization enthalpy, that is delta IHN. और इसी को आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा IH1 इज ऑलवेज लेसर देन डेल्टा IH2 विच विल बी अगेन लेसर देन डेल्टा IH3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वह सदैव द्वितीय से कम होती है, द्वितीय आयनाइजेशन एंथैल्पी सदैव तृतीय से कम होती है एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में है क्या। तो आपको बताया गया था न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी इज द मेजर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यही एनर्जी किसका मेजर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में न्यूक्लियर अट्रैक्शन से कोरिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो अब ये देखना है कि ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। वो सारे के सारे फैक्टर किसको डिटरमिन करेंगे, किसको इफेक्ट करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला फर्स्ट है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। आप देखेंगे कि एटॉमिक साइज जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कमजोर होगा, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देकर आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। साइज बड़ी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। क्या दिखा है देखिए, इफ एटॉमिक साइज इज बिगर relatively lesser nuclear attraction operates on outermost electron and therefore lesser energy is required for the removal of electron. Thus ionization enthalpy is lesser. तो आपको बताया गया अगर परमाणु आकार एटॉमिक साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपेक्षाकृत कम एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर होता है। नेचुरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू, आयनन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। चलिए सेकेंड फैक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, रिलेटिवली मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑपरेट्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन and therefore more energy is required for the removal of electron. Thus ionization enthalpy is more. तो आपने देखा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो नेचुरली न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आपने क्या देखा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर, अधिक होने पर आयनन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होता है। आयनन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वह रिलेटिवली मोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटलों की वेधन क्षमता।
ऑर्बिटलों का पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस की ओर कितना पेनिट्रेटेड है, कितना धंसा हुआ है, न्यूक्लियस से कितना क्लोज है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर है, दैट इज एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। किसी डेफिनिट सेल की अगर बात करें, सपोज हम फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो फोर्थ सेल में एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है, एफ ऑर्बिटल भी होता है। वहां पर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड कौन है? न्यूक्लियस के अंदर की ओर, न्यूक्लियस की ओर अप्रोच सबसे ज्यादा किसका है? तो आंसर इज एस ऑर्बिटल। सेकेंड पोजीशन पर पी ऑर्बिटल, थर्ड पर डी, फोर्थ पर एफ। तो नेचुरली अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, मोर पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल में है, तो उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन मोर पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल से बाहर निकाला जा रहा है, तो नेचुरली हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की वेधन क्षमता। द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ ए डेफिनिट सेल इज एज अंडर। किसी निश्चित सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के पेनिट्रेशन का ऑर्डर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या ऑर्डर है? S is greater than P is greater than D is greater than F. Here S orbital is most penetrating due to its highly compact size, while F orbital is least penetrating due to its highly diffused size. तो आप देखेंगे कि S orbital चूंकि वह बहुत कॉम्पैक्ट है, उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, जबकि F ऑर्बिटल बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, फैला हुआ है, तो नेचुरली उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है। तो S ऑर्बिटल इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग एंड F ऑर्बिटल इज लीस्ट पेनिट्रेटिंग। बात हम कर रहे हैं SPDF इन चारों ऑर्बिटलों में कंपेयर करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If an electron is present in more penetrating orbital of a cell, it is more close to the nucleus and therefore remains more firmly held to the nucleus. Thus, more energy is required for the removal of electron, that is, ionization enthalpy is more. तो आपको बताया गया, if an electron is present in more penetrating orbital, अगर एक इलेक्ट्रॉन अधिक वेधन क्षमता वाले ऑर्बिटल में, तो नेचुरली ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 2s और 2p ऑर्बिटल की वेधन क्षमता को कंपेयर किया गया है। ये देखिए, दिस वन इज न्यूक्लियस, ये है 1s ऑर्बिटल, इसके बाहर ये जो दिख रहा है दिस इज 2s ऑर्बिटल, उसका जो है अपने को पेरिफेरी दिख रही है यहां पर। और दिस वन 2p के लिए, 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसको आपने 2px कहा है, 2px। ये है आपका 2py और दिस वन इज 2pz। कौन सा ऑर्बिटल है? 2pz। तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल ये देखिए इसकी पेरिफेरी यहां पर है, 2s ऑर्बिटल, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है और ये वहीं एक दूसरा इलेक्ट्रॉन 2pz में है, तो या 2px में है, सपोज यहां है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज है? याद रहे दोनों ही सेकेंड सेल के हैं, 2s का इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड सेल का है, 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी सेकेंड सेल का है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस है? नेचुरली 2s वाला, जबकि 2p वाला न्यूक्लियस से दूर होगा, तो नेचुरली 2s इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़े हैं, R जितना कम होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो नेचुरली वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है, पेनिट्रेशन पावर किसी ऑर्बिटल का जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, बहुत ही खास पॉइंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है?
तो आपको मालूम है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच भी बहुत सारे सेल होते हैं। ये जो इंटरवेनिंग सेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच एक स्क्रीन का काम करते हैं, एक पर्दे का काम करते हैं, शील्ड का काम करते हैं। एंड दे डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं आवरण प्रभाव। The electron present between outermost cell and nucleus. The electrons present between outermost cell and nucleus act like screen between two and therefore decrease nuclear attraction on outermost electrons. This effect is called screening or shielding effect. A screening effect is expressed in terms of screening coefficient S. It is related with effective nuclear charge Z effective and total nuclear charge Z total of the atom as per the following relation, that is Z effective is equals to Z total minus S. Here the larger the value of screening coefficient S, मोर स्ट्रॉन्गर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रहे ये जो एस है यह स्क्रीनिंग इफेक्ट का मेजर है। एस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है? तो ये आगे हम एक अलग से भी टॉपिक लेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का, बहुत डिटेल करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर हम सिर्फ इसका रेफरेंस लिए हुए हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट का। आप देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड इफेक्टिव से मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली किस फोर्स से खींच रहा है, और जेड टोटल का यहाँ मतलब है कि अगर इंटरवेनिंग सेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस और बाहरी सेल के बीच अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को किस फोर्स से खींचता, दैट इज जेड टोटल। तो यहां पर जेड इफेक्टिव जो होता है वह जेड टोटल माइनस एस होता है। दिस एस इज एक्चुअली मेजर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मेजर है। आप देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्गर होगा एस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा और जेड इफेक्टिव उतना कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां डायग्राम में आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट शो किया गया है। दिस वन इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सेल हैं। ये सपोज आउटर मोस्ट सेल है और इस आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन शो किया गया है। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। दिस इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्या शो किया गया है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जबकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो ये इनर सेल्स हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए ऊपर की ओर एरो शो किया गया है, रिपल्सन शो किया गया। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। ये इसको खींच रहा है, ये इसको अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस केस में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पूरे फोर्स से नहीं खींचेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा। दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। यही क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच एक स्क्रीन का, एक पर्दे का काम करते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन को घटाते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्गर है इसको हम किस फार्मूले से शो करते हैं? जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड टोटल माइनस एस। याद रहे जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन का अनुभव कर रहा है, दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड टोटल क्या है? अगर ये इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन का अनुभव करता है, दैट इज जेड टोटल।
और S क्या है? दैट इज स्क्रीनिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, दैट इज आवरण गुणांक बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्गर है उसका मेजर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्गर होगा S का वैल्यू उतना ज्यादा होगा और Z इफेक्टिव उतना कम हो जाएगा, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह उतना ही कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। नेचुरली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्गर होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। देखिए आगे क्या लिखा है। The order of screening effect of different orbitals of a definite cell is as under. That is S is greater than P is greater than D is greater than F। अगर एक डेफिनेट सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बात करें तो वहां पर सबसे अच्छी स्क्रीनिंग S ऑर्बिटल करता है। क्यों? क्योंकि वह हाईली कॉम्पैक्ट है। जबकि सबसे घटिया स्क्रीनिंग कौन करता है? डी और एफ ऑर्बिटल करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, डिफ्यूज्ड हैं, इसलिए अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते। तो एक ही सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहा? दैट इज एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। क्लियर? Here S orbital has strongest screening effect due to its highly compact size, while D and F orbitals have very weak screening effect due to their highly diffuse size। तो आपने देखा कि S orbital अपने compact size के कारण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, अपने compact size के कारण सबसे strong screening effect शो करता है, जबकि D और F orbitals अपने diffused फैले हुए साइज के कारण बहुत कम स्क्रीनिंग, इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। चलिए, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, lesser nuclear attraction operates on outermost electrons, hence lesser energy is required for the removal of electron, that is ionization enthalpy is lesser। तो आपको बताया गया कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिलेटिवली कम लगता है, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देकर बाहर निकाला जा सकता है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एलिमेंट्स का, एटम्स का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपने पढ़ा है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सब सेल्स, सब सेलों के हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एस सब सेल के लिए S1, P के लिए P3, D के लिए D5, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे सारे ऑर्बिटल में सब सेल के, F के लिए F7, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस है। और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस दैट इज S2, P6 के केस में सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। D10, F14, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं? इसका रीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में हम बहुत डिटेल कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा डिटेल कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है? तो आपको मालूम है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो नेचुरली अगर किसी एटम में हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे आप देखेंगे कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली बोरान से ज्यादा पाई गई है। याद रहे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज फाउंड टू बी एक्सेप्शनली हायर देन दैट ऑफ बोरान, जबकि होना यह चाहिए था जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है, तो बेरिलियम से कहीं ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरान का होना चाहिए, बट एक्सेप्शनली ये कम पाया गया। किसका? बोरान का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम का ज्यादा पाया गया। सेम वैसे ही आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा पाई गई है ऑक्सीजन से। रीजन, नाइट्रोजन में जो पी सबसेल होता है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, मोर स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाइट्रोजन 7, दैट इज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, 2p सबसेल हाफ फील्ड है, जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, जबकि होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा। याद रहे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का।
वैसे ही आप देखेंगे इनर्ट गैसेस फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियड, किसी पीरियड में उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाफ फील्ड S1 P3 D5 F7 and full filled H2 P6 D10 F14 configuration of subcells have extra stability and therefore require more energy for the removal of electron. Thus, the elements having more stable half-filled and full-filled configurations of subcells have more value of their ionization enthalpy. For example, inert gases have highest ionization enthalpy in their respective period. Ionization enthalpy of beryllium is exceptionally higher than that of boron, and ionization enthalpy of nitrogen is exceptionally higher than that of oxygen. तो आपने क्या देखा कि जिन एटम्स में मोर स्टेबल हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करते हैं, उन आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए कि इनर्ट गैसेस का, अक्रिय गैस तत्वों का, आपको मालूम है उनका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है सब सेल का, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। इसलिए इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही इन जनरल जब किसी पीरियड में, आगे चल करके आप डिटेल में पढ़ेंगे, पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इन जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो नेचुरली बेरिलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थी बोरान की, बट एक्सेप्शनली बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा पाई गई है किसकी? बोरान से। बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी बोरान की, लेकिन पाई किसकी ज्यादा गई? बेरिलियम की। सेम वैसे ही नाइट्रोजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, बट ज्यादा किसके लिए पाई गई? नाइट्रोजन के लिए। ये रीजनिंग क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में, कह लीजिए एकेडमिक एग्जाम में ये क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके क्या आंसर्स होंगे ये हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी होती है अक्रॉस ग्रुप्स एंड अक्रॉस पीरियड्स। तो ये हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।